गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना जो कल वीडियो भेजा था उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो हमने पढ़ लिया था कि फ्लेक्सिबल रेट क्या होती है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है, ब्रिटेन वुड सिस्टम पढ़ा था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल रेट जो होती है वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, लचीली विनिमय दर का निर्धारण। देखिए, पहले हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आपको पता ही है कि मार्केट की दो मेन फोर्सेज होती हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो विदेशी विनिमय बाज़ार होता है उसमें बाज़ार की जो दो मेन फोर्सेज होती हैं, दैट इज़ सप्लाई एंड डिमांड, उसकी हेल्प से डिसाइड की जाती हैं। तो लचीली विनिमय दर जो है वो विनिमय जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जो विदेशी विनिमय बाज़ार है, उसकी शक्तियों डिमांड और सप्लाई की हेल्प से डिसाइड की जाती है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इसे हम डिमांड और सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री करेंसी डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ इट्स करेंसी। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ की करेंसी की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रहेंगे, जिस बिंदु पर डिमांड करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई एक दूसरे को टच करते हैं, मीन्स वहाँ पर वो इक्वल होते हैं, वही हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और उसी पॉइंट पर फ्लेक्सिबल रेट जो है वो डिसाइड की जाती है। एक बार वापस से हम इसको रिपीट करते हैं। तो ये था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसको डिसाइड कैसे करते हैं। तो लचीली विनिमय जो दर है वो डिसाइड की जाती है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब डिमांड और सप्लाई किस चीज़ की, करेंसी की बात चल रही है तो करेंसी की डिमांड और सप्लाई। किसी देश की करेंसी, जैसे कि हमारी देश की करेंसी ले लेते हैं हम रुपया, ठीक है, इंडिया की करेंसी जो है रुपया है, तो हमारे रुपए की डिमांड क्या है और हमारे रुपए की सप्लाई कितनी है, तो उस बेस पर करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर उसकी जो रेट होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर एक नोट डाला है, वो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। जो फ्लेक्सिबल रेट होती है, जो लचीली विनिमय दर है, उसे फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज तो जानते ही हो आप, है ना, मतलब बिना किसी दबाव के फ्री होती है। फ्री इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही इसको डिसाइड करते हैं। एज इट इज़ फ्रीली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्यों कहा जाता है इसे, बच्चों से क्वेश्चन रेज होने लगे कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, तो आप बताओगे उसे फ्री एक्सचेंज रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, उसमें करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर उसको डिसाइड किया जाता है, बाकी कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आता है कि फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय। अब हमने पढ़ तो लिया कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है टू टाइप्स की है हमारी, फिक्स है, फ्लेक्सिबल है। आजकल जो चलन में है दैट इज़ फ्लेक्सिबल। फिक्स कभी हुआ करती थी, अब फ्लेक्सिबल है, मोस्टली देशों में फ्लेक्सिबल है। तो बात चल रही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी विनिमय है, उसकी मांग क्यों की जाती है, क्यों नीड होती है, हमें क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है स्टडी करना, क्या यूज है उसका, तो उसका यूज़ देखते हैं हम। देखिए, आप
तो कोई एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि आप एक इंडियन हो, ठीक है, और इंडिया की जो करेंसी है दैट इज़ रुपया, ठीक है, इंडिया की करेंसी रुपये है, और आप घूमने जाना चाहते हो कोई यूरोपियन कंट्री, कोई और कंट्री जाना चाहते हो, तो लेकिन वहाँ पर पैसा जो है, जो वहाँ की जो करेंसी है वो चेंज है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो एक्सेट्रा है, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग है। तो आप अपना रुपया लेकर वहाँ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका रुपया चलेगा ही नहीं, कोई आपको कुछ चीज़ देगा नहीं, तो हमें वहाँ के पैसे की नीड हुई, जहाँ जाना है उसकी जैसी करेंसी होनी चाहिए, उन्हीं की करेंसी से सामान खरीदने लगो। नॉर्मली आप देखिए, आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप एक शॉपकीपर हो और आपके पास कोई फॉरेनर आके आपको डॉलर दे के कहता है कि मुझे ये चीज़ दे दो, क्या आप दे पाओगे? क्योंकि जो डॉलर है वो आपकी करेंसी नहीं है। आप उससे कहोगे कि पहले आप मुझे पैसे दो, रुपए दो, कन्वर्ट कराओ अपने डॉलर्स को। तो इस वजह से हमें नीड होती है, ठीक है। और हम देखते हैं बहुत सारी नीड्स हैं, हमें डिमांड, बहुत वजह से हम डिमांड करते हैं। तो फर्स्ट है पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान। हमने विदेशों से कोई लोन ले रखा है, तो उस लोन का भुगतान हम करने के लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है, विदेशी विनिमय की नीड होती है। एग्जांपल कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने 5 लाख या 5 लाख लेते हैं, 5 लाख डॉलर आपने लोन लिया हुआ है किसी कंट्री से, तो आप उसे 5 लाख डॉलर की जगह 5 लाख रुपये तो नहीं दे सकते, आपको 5 लाख डॉलर ही देने पड़ेंगे। तो जिस देश से आपने कोई लोन लिया है, जिस करेंसी में लोन लिया है, आपको अपने पैसे उस करेंसी में पहले कन्वर्ट कराने हैं, फिर उनका लोन रिपे करना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए। सेकंड है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व को उपहार और अनुदान देने के लिए। आप वर्ल्ड में किसी को कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी की नीड होगी, और फॉरेन करेंसी नीड कहाँ से मिलेगी आपको? फॉरेन एक्सचेंज से। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप शेष विश्व का मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़, अगर आप विभिन्न देशों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अमेरिका में या किसी और देश में, ब्रिटेन वगैरह में कोई बिल्डिंग ख़रीदना चाहते हो, वहाँ से कोई मशीनरी ख़रीदना चाहते हो, वहाँ की मार्केट में लगाना चाहते हो, तो आपको उनके ही पैसों की नीड होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपने पैसे कन्वर्ट कराने होंगे। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड एज वेल एज इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो भी आपको उनके पैसों की नीड है। अगर आप वहाँ से कुछ आयात कर रहे हो तो आपको वहाँ के व्यापारियों को आप उनके ही रुपये यानी डॉलर देने पड़ेंगे, अगर किसी डॉलर वाली कंट्री से आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपको रुपए देंगे। कैसे देंगे? वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराएंगे रुपए में, फिर वो आपको पे करेंगे, ओके। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है? अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए, शेष विश्व को उपहार और अनुदान देने के लिए, शेष विश्व में निवेश करने के लिए, और विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय एवं शेष विश्व से आयात करने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है। अब हमें पता चल गया कि हम लोगों को विदेशी करेंसी की नीड है, लेकिन अब उसकी सप्लाई कैसे हो, हमारे पास कैसे पहुँचे? तो पहला क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक कंट्री कई और कंट्रियों से, अलग अलग कंट्रियों से एक्सपोर्ट करती है, यानी वो अपना माल बेचती है, तो उसको उनकी करेंसी मिलेगी। वो चाहे तो कन्वर्ट करा सकती है अपनी करेंसी में, ना चाहे तो अपने पास रख सकती है। कन्वर्ट कराएगी तो भी पैसा हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, हमारे ही देश में आएगा वो पैसा, ठीक है। तो अगर कोई कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट करती है अगर कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से,
तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आ सकती है। और सेकंड जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर कोई और कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो अपने पैसों में करेगा, तो उसका पैसा हमारी एक्सचेंज मार्केट में जाएगा। थर्ड, डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो नॉन रेजिडेंट है मीन्स जो लोग इंडिया के नहीं हैं, वो अगर इंडियन मार्केट में आकर परचेज करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो उनके पैसे हमारे पास आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इनको मैं ऐसे ही नॉर्मल पढ़ देती हूँ। जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो गैर निवासी लोग हैं उनके द्वारा सट्टा हेतु खरीद, वही पॉइंट है स्पेकुलेटिव परचेज बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ इन द डोमेस्टिक मार्केट, मीन्स घरेलू बाज़ार में जो नॉन रेजिडेंट है वो सट्टा वगैरह के लिए कुछ खरीदते हैं। या जो विदेशों में रहने वाले गैर निवासी हैं, मीन्स हमारे इंडिया के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो वहाँ पर पैसे कमा के अगर इंडिया में भेजते हैं तो भी हम फॉरेन जो करेंसी है वो इकट्ठा कर सकते हैं, सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कि कहाँ पर संतुलन बिंदु कहाँ होता है, संतुलित जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो कहाँ डिसाइड की जाती है। तो देखिए, हमने एक कर्व लिया है जिसमें YO एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स विनिमय की दर कि क्या रेट रखी जाए, और OX एक्सिस पर लिया है हमने फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई कि कितनी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो करेंसी है, विदेशी जो मुद्रा है उसकी, और उसकी पूर्ति, मांग और पूर्ति। ठीक है, YOX रेट डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान देना। आपको डिमांड कर बनाना आता है तो आपने डिमांड कर बनाया DD, आप चाहे तो उसको बिल्कुल सीधा ले सकते हो, थोड़ा सा मोड़ना चाहो तो मोड़ सकते हो। सप्लाई कर भी बनाना आता है क्योंकि हमने डिमांड और सप्लाई कर रखे हैं, और डिमांड और सप्लाई ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को डिमांड और सप्लाई DD और SS कर्व जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो जो E बिंदु है वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलित बिंदु। और E बिंदु पर जो रेट जाती है R, वो आपकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम रेट। अगर हम इस रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, अब देखिए अगर हम इस रेट को बढ़ा देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डिमांड कर और सप्लाई कर E बिंदु पर डिडक्ट करते हैं, तो इट मीन्स दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेट वाली लाइन है आपकी, YO एक्सिस रेट ऑफ एक्सचेंज को शो कर रहा है, तो OR जो है वो आपकी संतुलित दर है, यानी इक्विलिब्रियम रेट है, क्योंकि इस रेट पर OR रेट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम रेट को बढ़ा देते हैं, रेट हमारी OR से बढ़कर OR1 हो जाती है, R से बढ़कर R1 हो जाती है, तो इसमें देखो डिफरेंस इतना आता है। ठीक है, R और R1 का ये डिफरेंस आया। तो अब देखना ज़रा, अगर रेट बढ़ गई तो हमारी यहाँ तो डिमांड को कट कर रहा है ये, और यहाँ सप्लाई को। आप देखिए डिमांड, ये जो एक्चुअल पॉइंट ये था Q, अब डिमांड कम हो गई, M हो गई, Q से कम होकर M हो गई, और सप्लाई पहले Q थी ना, अब Q से बढ़कर M हो गई। अगर हम रेट को बढ़ा देते हैं तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर हम एक्सचेंज रेट को कम कर देते हैं, हमारी एक्सचेंज रेट R से कम होकर R2 हो जाती है। ठीक है, R2 अगर हो जाती है तो क्या होता है, अब आप देखिए, अब ये सप्लाई को यहाँ काटा, मीन्स अब सप्लाई M पहले Q थी, Q से कम होकर M हो गई, और डिमांड अब N हो गई, Q से बढ़कर N हो गई। तो मीन्स कि अगर हम
इक्विलिब्रियम रेट से रेट को बढ़ा देते हैं। संतुलित दर से अगर हम दर को जो बढ़ाते हैं, दर बढ़ा दी जाती है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं रहेंगी, या तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इक्विलिब्रियम रेट के लिए डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं इसकी। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। विदेशी विनिमय बाज़ार कहा जाता है। देखिए, विदेशी विनिमय बाज़ार वह बाज़ार होता है जहाँ पर विभिन्न देशों की करेंसियों को एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमें बाहर किसी विदेश जाना है तो हम अपने रुपयों को उनकी करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे। अगर अमेरिका के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो वो अपने डॉलर्स को जिस जगह चेंज कराएंगे इंडियन रुपीज़ में, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा। तो क्या कहता है ये, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देश की जो वर्ल्ड है, विश्व की विभिन्न देशों की जो करेंसियाँ हैं, जहाँ वो एक्सचेंज की जाती हैं, एक दूसरे से बदली जाती हैं, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। अब आते हैं फंक्शंस, ट्रांसफ़र फंक्शंस, क्रेडिट फंक्शंस। ठीक है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ये डिटेल में जब आएगा आपका टॉपिक, अभी इसकी हमें फ़िलहाल नीड नहीं है। अभी इससे पहले दो मेन पॉइंट है हमारे, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट होता है स्पॉट, चालू बाज़ार, हाजिर बाज़ार या चालू बाज़ार, मीन्स जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन होती हैं। ठीक है, वहाँ पर हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते किसी भी ट्रांजैक्शन को। तो क्या कहता है स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन और करंट ट्रांजैक्शन। यह वह बाज़ार होता है। एक मिनट, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं 2 मार्क्स में, और 4 मार्क्स में कई बार में डिफरेंस पूछा जाता है। ओके, तो वापस से हम करते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट यानी हाजिर या चालू बाज़ार, यह वह बाज़ार होता है जहाँ पर डेली के यानी करंट ट्रांजैक्शन, जो करंट लेन देन होते हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, करंट ट्रांजैक्शन को हैंडल किया जाता है, डेली के लेन देनों को इस बाज़ार में हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट, जिसे हम कहते हैं वायदा बाज़ार, कहते हैं ना फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाना। तो वायदा बाज़ार क्या होता है, ये जो मार्केट है वो स्पॉट मार्केट्स के अपोजिट होती है, मीन्स अलग बिल्कुल। जैसे स्पॉट मार्केट में डेली के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें ज़रूर नहीं है कि डेली ट्रांजैक्शन हो, इसमें लंबे टाइम के ट्रांजैक्शंस होते हैं। और दूसरा, स्पॉट मार्केट में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, जबकि फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजैक्शन को फ्यूचर के लिए इजीली पोस्टपोन किया जा सकता है। तो क्या कहता है ये, दिस इज दैट मार्केट which handles such transactions of foreign exchange as are meant for future delivery। फॉरवर्ड मार्केट, वायदा बाज़ार, यह वह बाज़ार होता है जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हैंडल्स करता है जिसे कि फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, कि आगे फ्यूचर में कभी उसकी डिलीवरी की जा सकती है। ओके बच्चे, क्लियर। इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे और मेन टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बहुत आपको ध्यान से ही चैप्टर करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी असाइनमेंट के, जो आपको सॉल्व करने हैं।